the total energy of electron, the total energy of any electron revolving in a circular orbit around the nucleus of the radius r is the sum of its kinetic energy plus potential energy। ये फॉर्मूला आज हम लोग ड्राइव करेंगे। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट the kinetic energy of electron. In our previous classes, we have studied that electron is revolving in a circular orbit around the nucleus of radius r. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? अब हमने माना कि न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन पे चार्ज था E, तो टोटल न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हुआ, हमने जेड को E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो आया ये है टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। So this electron will be attracted towards the nucleus by electrostatic force of attraction. And the same way, this electron is attracted by the centrifugal force. So in the same way, this electron is pulled by the centrifugal force away from the nucleus. So electron neither move towards inside nor move away towards outside, but it move in a tangential motion while touching this circular orbit. और इस तरह की जो गति होती है इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखीय गति। इसको हम रब कर रहे हैं और फिर हम इसको ड्राइव करेंगे फार्मूले को। चलिए, अकॉर्डिंग टू कूलाम, अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया था।
इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों लॉस को अगर जोड़ दें तो ये आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा लीजिए एफ ई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हमने कर दी। अब हम डेरिवेशन करेंगे। नोट्स को लेकर आप परेशान नहीं होइएगा, नोट्स आपको नीचे लिंक में दिए हुए हैं, लिंक से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। पूरा पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूम रहे हैं, if the electron has to remain in the same orbit, in that case the electrostatic force of attraction, that is Fe, would be equals to Fc। अब Fe और Fc क्या है यहां पर? Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Fc सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है और एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपस में बराबर होंगे। अब इसका फॉर्मूला हमने लिखा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डेरिवेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यहां पर कुछ एजम्पशंस लेंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में के की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। जेड क्या है यहां पर? जेड है आपका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के केस में जो जेड है वो 1 हो जाएगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन का केस यहां पर ले लूं तो हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं डिप्यूट कर दूं तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बन गया ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ गया आपका? एम वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इस इक्वेशन में मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with half both the sides, then what I would get? I would get half mb square
हाफ ई स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा सा मैं रब करता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर अपॉन आर। लास्ट हम यहां पर थे। अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो ये भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रॉन के केस में, ई स्क्वायर अपॉन 2 आर। ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन एटम के अंदर है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आपसे काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए। अगर यहां पर एटम अदर देन हाइड्रोजन है तो उस केस में जो आपने Z1 रखा था अब वो 1 नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन ZE स्क्वायर 2R। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन। लेकिन अभी हम फिलहाल इसी फॉर्मूले को लेकर आगे चलेंगे। तो अभी हम हाइड्रोजन वाले केस में ही लेके चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी क्या, ई स्क्वायर अपॉन 2R। वो जेड हमने यहां पर 1 रख दिया क्योंकि हमने हाइड्रोजन की बात की थी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है नॉर्मली, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is simply the amount of work done to bring 1 unit of charge from infinity to distance r from the nucleus। means what, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब किसी भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी 1 यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से न्यूक्लियस r डिस्टेंस तक की दूरी में लाने पर जितना काम करना पड़ता है वो कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा समझा रहा हूं, सुनिएगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर किसी चार्ज को इंफिनिटी से, ये मान लिया हमने इंफिनिटी है, इंफिनिटी से न्यूक्लियस से r डिस्टेंस तक 1 यूनिट चार्ज को लाने पर जितना काम हमें करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। फिजिक्स में आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब
टोटल एनर्जी की बात अगर हम करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? माइनस ई स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस ई स्क्वायर अपॉन r। इसमें से ई स्क्वायर और r अगर आप कॉमन ले लेते हैं ई स्क्वायर अपॉन r अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1/2 माइनस 1 फर्दर ई स्क्वायर अपॉन r 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। जब 1 माइनस 2 करोगे तो ये आ गया आपका, हम यहां से यहां जा रहे हैं, 1 माइनस 2 जब आप करेंगे तो ये आया आपका ई स्क्वायर अपॉन r माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल एनर्जी है वो आ गई आपकी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आ गया माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन इन द टोटल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसमें जो माइनस साइन है वो माइनस साइन किस बात को इंडिकेट करता है? Now come to the point. So we have calculated तो हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, कितनी आई? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये टोटल एनर्जी किसकी है? उस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों अलग अलग है, कंबाइन मत कर लीजिएगा। ठीक, तो ये टोटल एनर्जी फॉर्मूला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का। अब अगर मैं आपसे आर की वैल्यू पूछूं, रेडियस, तो रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था। फॉर्मूला क्या था वो? R इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर z n e स्क्वायर। अब चूंकि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन की केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया रेडियस का? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। अब इस r की वैल्यू उठा के अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूं तो क्या आया? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई स्क्वायर 2, आर की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम ई स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी आपकी, तो ये देखिए 2 2 जा 4। तो क्या आया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला?
2 पाई स्क्वायर एम ई। अभी देखिए ई स्क्वायर है यहां पर और ये स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 और नीचे क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। नेगेटिव साइन यहां पर लगेगा। अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए था। अदर देन हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी अदर देन हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने टोटल एनर्जी जो निकाली थी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। हाइड्रोजन के केस में चूंकि हमने जेड की वैल्यू 1 रख दी थी, इसलिए जेड आपका 1 इंटू ई स्क्वायर आ गया था। क्योंकि अब हमें मालूम नहीं है, हम अननोन एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो हम जेड की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। तो अब जो फॉर्मूला है आपका वो क्या रहेगा? टोटल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। अब इस आर की वैल्यू को आप यहां पर पुटअप कर दीजिए। क्या आया? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस जेड ई स्क्वायर 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड एन ई स्क्वायर। मैं अभी आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, जब ये जेड आपका ऊपर जाएगा तो यहां जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये ई स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 हो गया। 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो ये पूरा का पूरा जो नीचे आया वो 2 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो आई आपकी 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई रेज टू दी पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अदर देन हाइड्रोजन एटम। आई डू होप दैट यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके। अब इसको भी हम डिलीट करते हैं। ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ डिलीट हो जाता है इस तरीके से, जो भी इसमें बीच में आएगा। आइए अब अगर मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन में, 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। पाई की वैल्यू 22/7 अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। जेड मेरा चेंज होगा, अगर एटम अलग है तो जेड की वैल्यू चेंज होगी।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि आज खाएगा तो मोटा हो जाएगा, नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी होता है। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 33 क्विंटल हो जाएगा। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें यहां पर ग्राम लेना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में। ध्यान दीजिए 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। जेड वेरी करेगा अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए। जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होगा। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। एन एटॉमिक नंबर विल वेरी और चेंज। क्लियर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.609 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.609 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ही होगा। केवल डिफरेंस होता है साइन का। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता है। अब इधर आ जाइए, एन नंबर ऑफ शेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहे हैं। फर्स्ट शेल के लिए होगी एन की वैल्यू हो जाएगी 1, सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए एन की वैल्यू 3। इट मींस एन की वैल्यू भी चेंज होगी। एच क्या है यहां पर, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो अगर मैं यहां पर कलर चेंज करके अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये ले लेता हूं मैं। इस फॉर्मूले में Z की वैल्यू और N की वैल्यू चेंज होगी, वेरी होगी, बाकी कुछ भी वेरी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज में पुटअप कर दूं और कैलकुलेट करूं, तो जो मेरा फॉर्मूला आया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो आया -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का। अभी मैंने बताया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन इन द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यू विल से दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट देयर वुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। बस इसका ये मतलब है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो माइनस साइन है वो केवल ये दर्शाता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी मैं आपको नोट समझा देता हूं पूरा। तो ये पूरा का पूरा नोट्स आपकी लिंक पे है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया था 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब यहां ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमने कैलकुलेट करना सिखाया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम होते हैं। यहां पर क्या कई बार चीज ऐसी होती है, नॉर्मली कई बार क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा
टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट है। अब वो आंसर आपसे पूछे जूल में, तो क्या होता है, आपको इस फॉर्मूले को जूल में कन्वर्ट करना होगा, या जो आपकी क्वांटिटी गिवन हो उसको आप जूल में कन्वर्ट कर लें। तो एक बात ध्यान रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.609 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। ये याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1.609 into 10 to power minus 19 जूल। इसी तरीके से ये एक एटम की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं जूल पर मोल में कैलकुलेट कीजिए, तो इस एटम को आपने मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मोल ऑफ एटम is equals to 6.023 into 10 to power 23 एटम्स होते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है इसको करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर यहां पर 13.6 एज इट था, मैंने इसमें 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 से और 6.023 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जूल पर मोल में। और जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 131.22। ये मैं यहां लिख देता हूं 131.22। तो जो वैल्यू आई निकल के मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। ये कितनी आई, ये सब कैलकुलेशन के बाद 131.22 इंटू 10 टू पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं डेसिमल को 2 पॉइंट आगे ले गया, क्या आया 1.312 इंटू 10 टू पावर 6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करने पड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, पूरा का पूरा नोट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।